Guys, I am Twinkle. I welcome to you in my channel Nurse Sister. हमारा स्लोगन है विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। ठीक है, अभी आज के सेशन में जो हम हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब मतलब कि ईटी ट्यूब के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके थोड़ी सी थियोरी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेंगे, फिर जो है इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे और साथ में क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो मोस्टली कॉन्सेप्चुअल वाइज के सिनारियो वाइज पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो इमेज डाली हुई है वे कर्व्ड ईटी ट्यूब की है। कैसा कर्व्ड ईटी ट्यूब कि जिसमें बलून भी होगा और जिसमें कर्व भी होगा। तो वो जो कर्व को हम इन्फ्लेट करते हैं उसका प्रेशर मापा जाता है कि कितना है प्रेशर, है ना, वो मापा जाता है हमारा मैनोमीटर की मदद से। कौन सा मशीन, इंस्ट्रूमेंट, तो मैनोमीटर, और वो यहाँ पे इमेज में आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, जस्ट लेट अस वी कैन स्टार्ट ऑफ दैट द एंडोट्रेकियल ट्यूब। आई होप यू ऑल आर कंसंट्रेटिंग वेरी वेल। ओके, लेट्स वी कैन जस्ट स्टार्ट। और दूसरी बात कि जो लोग चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो पहले हम देखेंगे कि एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो हम लगाते कब है, कब इसकी नेसेसिटी, इंडिकेशन क्या है। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब तब लगाई जाती है जब पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन पे डाला जाए, या हम जब पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट ये जो नॉर्मल 12 to 20 होता है, ओके, ब्रीथ पर मिनट, उससे अगर कम मतलब कि 8 ब्रीथ पर मिनट हो जाए तब जो है हम एंडोट्रेकियल ट्यूब का प्रेफरेंस लेते हैं। इमरजेंसीज में भी ऑब्वियसली यूज़ करते हैं, पर ये दोनों तो इंडिकेशन है। ये तो इमरजेंसी में भी आपको देखने को मिलेगा कि जिसकी वजह से ही है आप ये ऑप्शंस चूज़ करोगे। ठीक है, अभी ये डाल के करते क्या है, ऑक्सीजन देते हैं, इसके थ्रू ऑक्सीजन पेशेंट को देते हैं। ठीक है, जो डायरेक्टली लंग्स को जो है ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है, देखो, ईटी ट्यूब यूज टू मेंटेन अ पेशेंट एयरवे व्हेन अ पेशेंट नीड्स अ मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन की एक पाइप उसको जो है ईटी ट्यूब से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, उसमें भी ऑक्सीजन को, और डायरेक्ट वो क्या काम करेगा, ऑक्सीजन देने का। नेक्स्ट है कि इफ पेशेंट हैज़ रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 8 ब्रीथ पर मिनट तो शुड इंट्यूबेटेड दी पेशेंट। एंडोट्रेकियल ट्यूब डालने की प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। उसको बोलते हैं इंट्यूबेट करना। क्या बोलते हैं, इंट्यूबेट करना। अगर कोई एग्ज़ाम देता हो नॉर्सिड की या देने वाला हो, तो नॉर्सिड के अगले जो एग्ज़ाम हो चुकी है उसमें प्रीवियस पेपर में ये पूछा गया था कि आपको इमरजेंसी में रखा गया है, इमरजेंसी वार्ड में एज अ नर्स आप पोस्टिंग हो, और अगर आपको वहाँ पे एंडोट्रेकियल ट्यूब लेके जाना है तो मिनिमम कितनी लेके जाओगे। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि नॉर्मली हमको बता दिया कि पेशेंट इतने साल का है, इन्फेंट है, चाइल्ड है, एडल्ट है, तो हमको पता है कि इसमें शायद ये नंबर की तो जाएगी ही, बराबर। तो एक तो वो वाली ईटी ट्यूब, एक उससे छोटी और एक उससे बड़ी। ठीक है, तो टोटल जो है 3 ईटी ट्यूब लेके जाना होता है। अदरवाइज यूँ भी बोला जाता है कि कुछ हॉस्पिटल्स की रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ होती है, वो किस प्रकार की है, गाइडलाइंस किस प्रकार की है, उसके अनुसार भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, पर आप 3 याद रखना। ओके, अभी है टाइप्स ऑफ ईटी ट्यूब। ईटी ट्यूब के 4 टाइप्स होते हैं। आप प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करके ये सब समझना। ठीक है, बहुत ही डीप समझना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप बीच में से कहीं गुम हो गए तो कॉन्सेप्ट को ढूंढ नहीं पाओगे। जो भी मेरे फ्रेंड्स आपको बोले कि जो लोग हॉस्पिटल साइड में जॉब करते हैं, आईसीयू में, सीसीयू में, उनको ये सब हार्ड नहीं लगेगा, है ना। उनको ये सब ऐसा ही लगेगा जैसे वो लोग खुद देख रहे हैं प्रोसीजर होते हुए या कर रहे। ठीक है, पर जो लोग सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको फोकस देना पड़ेगा। ओके, टाइप्स ऑफ ईटी ट्यूब में 4 टाइप्स होते हैं। कर्व्ड ईटी ट्यूब, अनकर्व्ड ईटी ट्यूब, देन सिंगल ल्यूमेन ईटी ट्यूब एंड डबल ल्यूमेन ईटी ट्यूब। पहला हम पढ़ेंगे कर्व्ड ईटी ट्यूब क्या है। कर्व्ड ईटी ट्यूब में मैंने आगे भी आपको इमेज दिखाई थी, राइट। उसमें पायलट बलून
और ईटी कफ होता है। तो ये पर्पस क्या है, कफ क्यों होता है इस ट्यूब में? टू सील द एयरवे एंड प्रिवेंट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। अगर कोई लीकेज हो रहा है तो वो पेशेंट एस्पिरेट ना कर जाए, इसको भी ये कफ रोकता है। ठीक है, तो कफ ईटी ट्यूब में क्या होता है, पायलट बलून और ईटी कफ, और इस कप का पर्पस क्या है, सील द एयरवे एंड प्रिवेंट द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। जो कफ्ड ईटी ट्यूब होती है वो मोस्ट कॉमनली एडल्ट पेशेंट के अंदर यूज़ होती है। नेक्स्ट है ये इमेज, उसमें आपको 2 प्रकार की ट्यूब्स दिखाई गई है। एक है आपको जो पहली इमेज है वो अनकफ्ड ईटी ट्यूब की है, और दूसरी आपके पास है कफ्ड ईटी ट्यूब। ठीक है, इमेज को अच्छे से देखना, क्योंकि जो लोग सेंट्रल की प्रिपरेशन करते हैं उनको आईबीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट है अनकफ्ड ईटी ट्यूब, मतलब कि जिसमें ना पायलट बलून होता है ना ही ईटी कफ होता है। तो ये जो ट्यूब है वो बच्चों में यूज़ होती है। अभी यहाँ पे होना चाहिए क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन कि हमने आगे कफ्ड ईटी ट्यूब देखी कि जिसमें पायलट बलून भी था, ईटी कफ भी था। कफ का तो पर्पस था सील करता था एयरवे को और रिस्क ऑफ एस्पिरेशन को वो रोकता था। अभी क्या बच्चों में ये नहीं रोकना है? हाँ, क्यों बच्चों में कफ नहीं दिया है? हाँ, कैसे अनकफ्ड ईटी ट्यूब हम क्यों बच्चों में प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्यों? तो बच्चों में क्या ऐसा एनाटॉमिकली ही कोई ऑर्गन है कि जो ऐसा काम करे? तो नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए वो क्वेश्चन रेडी है, आप तब तक सोचना। इफ़ यू हैव द आंसर यू पुट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स, ओके। यू फील लाइक दैट कि वी हैव अटेंडिंग द सेशन ऑफ दैट, लाइव सेशन अटेंड करें, ऐसा मान के आप इसको अटेंड करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपको पूछा है कि इन चाइल्ड वी यूज़ अनकफ्ड ईटी ट्यूब, बच्चों में हम अनकफ्ड ईटी ट्यूब यूज़ करते हैं। सो विच वन इज वर्क एज अ सील ऑफ एयरवे, तो ऐसा तो कौन सा एनाटॉमिकली पोर्शन बच्चों में है कि जो बच्चों में वो खुद ही एयरवे को सील करने का काम करेगा, एज अ कफ जैसा काम करेगा। ठीक है, सोचा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। ठीक है, क्या आएगा कि इनसाइड द चाइल्ड द सबग्लोटिक रीजन इज नैरो, बच्चों में सबग्लोटिक रीजन जो होता है वो नैरो होता है। सो इट्स वर्क एज अ बलून, इट्स वर्क एज अ कफ। ठीक है, वो कफ जैसा काम करता है, इसीलिए हम बच्चों में अनकफ्ड ईटी ट्यूब डालते हैं। पर इसके पीछे का रीज़न ये है, याद रखना, कि बच्चों में सबग्लोटिक रीजन जो है वो नैरो होता है, वही कफ जैसा काम करता है, इसीलिए बच्चों में हम अनकफ्ड ईटी ट्यूब डालें तो वो ओके है। ओके, नेक्स्ट है सिंगल ल्यूमेन ईटी ट्यूब। अभी ये इमेज आपके लिए खास ज़रूरी है। एक हमने यहाँ पे यूज़ किया है लैरिंजोस्कोप का, ठीक है, एक हमने यूज़ किया है कफ इन फ्लैट ट्यूब है आपके पास। लैरिंजोस्कोप, एल फॉर द लैरिंजोस्कोप और एल फॉर द लेफ्ट हैंड, बराबर। लैरिंजोस्कोप को हमेशा इंट्यूबेट के टाइम लेफ्ट हैंड पे जो है लेफ्ट हैंड से होल्ड किया जाता है, जबकि ईटी ट्यूब को राइट हैंड से डाला जाता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इमेज में देखो आपको क्या दिखाया है कि जहाँ पे राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई का बाइफर्केशन हो रहा है, बराबर। ट्रेकिया से तो वो सीधी ही है, पर राइट एंड लेफ्ट में देखो जो येलो पोर्शन दिख रहा है वहाँ पे बाइफर्केट हो रहा है, उसके 1 to 2 सेंटीमीटर अबोव ट्यूब को रखा गया है, दिख रहा है, शांति से देखना। ठीक है, जहाँ से भी पता नहीं चलता, यू जस्ट थोड़ा आगे जाओ सेशन में 5 मिनट 2 मिनट और फिर से इसको सुनो, बाकी आप जो है वो लेक्चर्स को कंटिन्यू करोगे, आगे का कुछ पता नहीं चलेगा कि अभी प्रोसीजर क्या हुआ। ठीक है, दैट्स वाई नहीं समझ आता तो पहले उसको अच्छे से सुने फिर आगे बढ़े। तो देखो कि ट्यूब को 1 to 2 सेंटीमीटर अबोव रखा गया है, उसको बोलते हैं कैराइना पोर्शन। कौन सा पोर्शन बोलते हैं? 1 to 2 सेंटीमीटर अबोव दी कैराइना रखा जाता है, क्योंकि अगर ये ट्यूब उससे ऊपर होगी तो क्या होगा कि ट्यूब से जो भी ऑक्सीजन जाएगा वो दोनों लंग्स में इक्वली जाएगा, वो दोनों लंग्स में इक्वली जाएगा। ठीक है, तो सिंगल ल्यूमेन ट्यूब जो होती है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाली ट्यूब है। चारों टाइप में से सबसे ज़्यादा यूज सिंगल ल्यूमेन ट्यूब का होता है और यूज्ड इन द बायलेटरल लंग वेंटिलेशन। ये बोथ लंग्स को वेंटिलेट करती है, इक्वली वेंटिलेट करती है, राइट और लेफ्ट दोनों लंग्स को। ठीक है, आगे बढ़े।
अभी नेक्स्ट क्या है, डबल ल्यूमेन ट्यूब। डबल ल्यूमेन ट्यूब जो है उसको डीएलटी बोलते हैं। डबल ल्यूमेन ट्यूब में वो जो होती है वो सिंगल लंग वेंटिलेशन के लिए यूज़ होती है कैसी, डबल ल्यूमेन। यूज़ किस में होती है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल लंग को ही वेंटिलेशन देगी, या तो राइट लंग को करेगी या लेफ्ट लंग को करेगी। जबकि हमने देखा कि सिंगल ल्यूमेन ट्यूब जो थी वो बोथ लंग को इक्वली वेंटिलेट करती थी। ठीक है, सिंगल ल्यूमेन थी फिर भी बोथ लंग को वेंटिलेट करती है, और ये डबल ल्यूमेन होके भी सिर्फ और सिर्फ सिंगल लंग को ही वेंटिलेट करती है। क्यों, सिंगल ल्यूमेन का तो हमने अच्छे से सीखा। अभी इसमें देखो कि दो ओपनिंग होते हैं, एक होता है ब्रोंकियल ओपनिंग्स और एक होता है ट्रेकियल ओपनिंग्स। इसमें किया क्या जाता है कि जो ट्यूब हमने डाली, 2 ओपनिंग्स होते हैं, 2 बलून्स जो है इन्फ्लाट करने के होते हैं। हम जो है एक बलून को इन्फ्लाट करेंगे कहाँ पे, कि ट्यूब को, मानो कि मैंने बोला है, फिजिशियन का ऑर्डर है कि भाई इस पेशेंट का राइट लंग ही वेंटिलेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि राइट लंग में ब्रोंकस पार्ट को जाने देंगे। कौन से पार्ट को, ब्रोंकियल ओपनिंग को राइट लंग में जाने देंगे, जबकि जो ट्रेकियल ओपनिंग है उसको ट्रेकिया में रख के वहाँ पे बलून इन्फ्लाट कर देंगे। क्या कर देंगे, बलून इन्फ्लाट कर देंगे। इसका मतलब क्या कि जो एयर है वो कभी भी दोनों लंग्स में नहीं जाएगी। ब्रोंकियल ओपनिंग हमने कहाँ रखा, राइट लंग में, तो जहाँ से भी एंडोट्रेकियल ट्यूब में एयर ऑक्सीजन जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ से कहाँ तक पहुँचेगा, राइट लंग तक ही। तो ये सिर्फ और सिर्फ राइट लंग को ही वेंटिलेट करेगा। ऐसे ही अगर लेफ्ट लंग का बोला होता तो लेफ्ट लंग का होता, बराबर है। ट्रेकियल ओपनिंग को जो है वो ट्रेकिया में हम इन्फ्लाट कर देंगे, ब्रोंकियल ओपनिंग को जो है हम लेफ्ट लंग में जाने देते, और अब जो एयर देंगे वो सीधा कहाँ जाएगा, लेफ्ट लंग को। और वो ट्यूब जो है डबल ल्यूमेन ट्यूब सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट लंग को ही वेंटिलेट दे पाती। ठीक है, समझ आ गया। डबल ल्यूमेन ट्यूब जो है सिर्फ और सिर्फ सिंगल लंग वेंटिलेशन करती है। देखो यहाँ पे दिखा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राइट साइडेड डीएलटी किया है, तो राइट साइडेड वाले लंग को ही जो है वो जो है वेंटिलेट करेगी। जबकि यहाँ पे देखो क्या किया है, लेफ्ट साइडेड को डीएलटी किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड वाले लंग को ही ऑक्सीजन देंगी। ओके, यहाँ पे देखो, व्हेन वी रिक्वायर्ड सिंगल लंग वेंटिलेशन सो वी क्लैम्प ओनली वन ओपनिंग, हमको सिर्फ एक ही ओपनिंग को क्लैम्प करना है। लाइक क्लैम्प दी ट्रेकियल ओपनिंग इन दी ट्रेकिया, ओनली ओपन दी ब्रोंकियल ओपनिंग। सो ओनली ब्रोंकियल ओपनिंग इज a pathway through air inside the bronchi via the tube. It means if the tube open in the right bronchi, so it's only ventilate right lung ventilation, or if the tube open in the left bronchi, so it's only ventilate the left lung ventilation, मतलब कि सिंगल लंग वेंटिलेशन। आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट चारों के चारों ट्यूब का समझ आया होगा। ओके, आगे बढ़े ऐसे ही। देखो इसमें दिखाया आपको कैराइना पॉइंट, जो मैंने आगे भी आपको समझाया था। क्या है कि ट्रेकिया से ट्यूब को हमने डाला, ट्यूब की टिप हम कहाँ तक जाने देंगे, तो 1 to 2 सेंटीमीटर अबोव दी जो है वो बाइफोकेशन पॉइंट है, वहाँ से ऊपर रखें। ये मतलब उसको बोलते हैं कैराइना पॉइंट। ऐसा हम किस ट्यूब में करते थे, ऐसा हम करते थे सिंगल ल्यूमेन ट्यूब में, कि जो बोथ लंग को बाइलेटरली लंग वेंटिलेशन करती थी। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है हाउ यू डिसाइडिंग कि साइज ऑफ द ईटी ट्यूब। हम अगर हमारे पास कोई पेशेंट आया तो उसमें हम कौन से साइज की ईटी ट्यूब डालें, बराबर एक एक ट्यूब डाल के देखेंगे कि कौन सी डालेंगे, नहीं ना। तो हम उसके लिए फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो डायरेक्टली है, सिर्फ हमको न्यूमेरिकल डेटा याद रखना है। इन चिल्ड्रन द ट्यूब साइज ऑफ ईटी ट्यूब इज एज फॉलो। बच्चों में इसका एक फॉर्मूला डायरेक्टली दिया हुआ है, एक है एज ग्रुप और एक है ईटी ट्यूब की साइज़। अगर बच्चा हमारे पास प्री मैच्योर है, मतलब कि जो बच्चा 39 वीक से पहले पहले बॉर्न हो जाता है, वो क्या होता है, प्री मैच्योर। उसमें 2.5 mm ऑफ आईडी की ट्यूब डालेंगे। अगर बच्चा 0 to 6 मंथ्स का हो तो 3 to 3.5 mm ऑफ आईडी की ट्यूब डालेंगे। अगर बच्चा 6 मंथ से 1 ईयर का हो तो 3.5 से 4 mm की ट्यूब mm ऑफ आईडी की ट्यूब हम डालेंगे। फिर से देखो, प्री मैच्योर में 2.5 mm ऑफ आईडी,
0 to 6 मंथ्स में 3 to 3.5 mm ऑफ ID, 6 मंथ से 1 साल में 3.5 से 4 mm ऑफ IT। ID का मतलब है इनर डायमीटर, ट्यूब का इनर डायमीटर जो ID में मापा जाता है और उसको मिलीमीटर बोलते हैं, बराबर mm बोलते हैं, याद रखना। ओके, और लेंथ ट्यूब की जो है वह सेंटीमीटर में होती है। ID इनर डायमीटर जो मापते हैं वो मिलीमीटर में मापते हैं, mm में, और जो उसका लेंथ है वो सेंटीमीटर में हम मापते हैं। ठीक है। 4 चिल्ड्रन, अगर बच्चा 1 से 12 साल का है, 1 ईयर तक का तो हमें याद रहेगा, है ना, बट अगर मानो कि बच्चा आपके पास 1 से 12 साल तक का आया तो साइज ऑफ द कर्व्ड ट्यूब, कौन से ट्यूब यूज़ करने को बोला है, कर्व्ड ट्यूब। और कौन सा फॉर्मूला है ये, कुलीज फॉर्मूला। कौन सा है, कुलीज फॉर्मूला। एज इन ईयर अपॉन 4 + 3 mm ऑफ ID, ये उसका फॉर्मूला है। बच्चा 1 से 12 साल का है, ट्यूब कर्व्ड है, तो क्या करेंगे, एज इन ईयर प्लस 3 mm ऑफ ID अपॉन 4। मान लो कि बच्चा 6 साल का है तो कैसे होगा, 6/4 + 3। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, आंसर क्या आएगा, 6 + 3 जो है 9, 9/4 करो, आंसर आ जाएगा 4.5 mm ऑफ ID। 1 से 12 साल का बच्चा, कर्व्ड ET ट्यूब, कुलीज फॉर्मूला, एज इन ईयर अपॉन 4 + 3 mm ऑफ ID। नेक्स्ट फॉर्मूला है साइज ऑफ अनकर्व्ड ET ट्यूब। अगर मान लो कि हमने अनकर्व्ड ET ट्यूब करना है तो कौन सा फॉर्मूला, एज इन ईयर अपॉन 4 + 4 mm ऑफ ID। यहाँ पे जो 3 mm ऑफ ID था उसकी जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 mm ऑफ ID, क्योंकि अनकर्व्ड ET ट्यूब है तो उसमें 1 mm जो है वो बड़ी लेते हैं। ठीक है, इसमें भी 6 ईयर का बच्चा है तो 6 + 4/4, 6 + 4 कितने होते हैं, 10/4, तो 5.5 mm ऑफ ID आएगा। इसका मतलब कि अनकर्व्ड ET ट्यूब जो है वो कर्व्ड ET ट्यूब से 1 mm लार्जर ली जाती है, याद रहेगा। 1 से 12 साल का बच्चा, कर्व्ड है ट्यूब, कुलीज फॉर्मूला, एज इन ईयर अपॉन 4 + 3 mm ऑफ ID, और अगर अनकर्व्ड ट्यूब है तो एज इन ईयर प्लस 4 mm ऑफ ID अपॉन 4। ठीक है, नेक्स्ट है कि फॉर कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब। ओके, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब कैसे, यूजुअली ऐसा माना जाता है कि ET ट्यूब की लेंथ एडल्ट मेल के अंदर 23 सेंटीमीटर और एडल्ट फीमेल के अंदर 21 सेंटीमीटर होती है। और ये जो है ट्यूब फिक्सेशन एज द एज ऑफ द लिप्स, मतलब कि लिप्स की किनारी पे उसको जो है वो लगाया जाता है, बराबर है। क्या किया जाता है कि एवरी डेज अगर ट्यूब को हमने राइट लिप पे लगाया है तो दूसरे डे पे वो लेफ्ट लिप पे होगी, नेक्स्ट डे पे अगेन वो राइट लिप पे होगी, ऐसे उसको जो है फिक्स किया जाता है। इट शुड बी 1 to 2 सेंटीमीटर अबोव द कैराइना, क्यों, तो फॉर द इक्वल एयर एंट्री। ये कॉन्सेप्ट तो हमने पहले से सीख लिया है। यहाँ पे भी देखो मैंने ड्राइंग में सिखाया है कि ट्यूब की टिप को हम कहाँ तक डालेंगे, 1 to 2 सेंटीमीटर अबोव द कैराइना, क्यों, तो इक्वल एयर एंट्री के लिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम कब यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली सिंगल लंग वेंटिलेशन, बराबर, कर्व्ड डालनी है, अनकर्व्ड डालनी है, सब में हम यही कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं सिवाय DLT के। इन चिल्ड्रन जिसका एज मोर देन 1 ईयर है और लेंथ ऑफ द ओरल ट्यूब हमको डालनी है तो एज इन ईयर प्लस 12 सेंटीमीटर अपॉन 2। मान लो कि यहाँ पे भी एज 6 है, 6 + 12 अपॉन 2, तो 18/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 + 6, बराबर। तो कितना हो जाएगा, आप निकालोगे तो आंसर आएगा इसमें कि 15 सेंटीमीटर का मान लो कि कितना आता है, ET ट्यूब आता, ओरल ट्यूब हमको डालना है, बराबर। अभी ओरल ट्यूब के लिए फॉर्मूला है कि एज इन ईयर प्लस 12 सेंटीमीटर अपॉन 2, पर अगर हमको नेजल ट्यूब की लेंथ निकालनी है तो वी शुड नॉट एनी यूजिंग ऑफ द फॉर्मूला। जो ओरल ट्यूब का लेंथ आया उसमें 3 सेंटीमीटर को ऐड कर देना है, तो 15 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर नेजल ट्यूब। ओके, इन चिल्ड्रन अगर बच्चा लेस देन ईयर का है, 1 ईयर का है, बराबर, लेस देन 1 ईयर है तो ऑब्वियसली उसका वेट में मापा जाएगा, है ना, उसका तो ईयर आएगा नहीं, तो वेट इन किलोग्राम प्लस 8 सेंटीमीटर अपॉन 2। ठीक है, तो 4 किलोग्राम प्लस 8/2, क्या आंसर आएगा, 10 सेंटीमीटर। क्या आंसर आएगा, तो 10 सेंटीमीटर। याद रखना कि अगर बच्चा
जो है 1 ईयर से ज़्यादा वाला है तो एज इन ईयर प्लस 12 सेंटीमीटर अपॉन 2। अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो उसमें साल नहीं पर वेट इन किलोग्राम प्लस 8 सेंटीमीटर अपॉन 2 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे साइज़ कितनी लेनी है और लेंथ कितनी लेनी है वो दोनों का हमने फॉर्मूला देखा है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम फॉर विच एन ईटी ट्यूब कैन बी कैप्ट इज़ 21 डेज। हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम ईटी ट्यूब को 21 डेज तक रख सकते हैं, ठीक है। अगर हमको पता है कि हमारा पेशेंट इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है कि हमको उसमें ईटी ट्यूब जो है या कोई भी ट्यूब डालनी है वो 21 डेज से ज़्यादा रखनी ही पड़ेगी, तो हम कभी भी उसमें ईटी ट्यूब नहीं डालेंगे, हम डायरेक्टली पेशेंट में ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डालेंगे, ठीक है। इफ़ ग्रेटर देन 21 डेज वेंटिलेट करना है तो शो डू दी ट्रेकियोस्टोमी। देखो अभी है पोजीशनिंग फॉर ईटी ट्यूब। कौन सी पोजीशन दोगे ईटी ट्यूब लगाते टाइम? तो स्नीफिंग पोजीशन। 2 पोजीशन आएगी। पहली है आपके पास स्नीफिंग पोजीशन और ये एडल्ट में यूज़ होती है कि जिसका एयरवे नॉर्मल होता है। उसमें क्या यूज़ किया है? तो ग्लेबेला, चीन प्लेन हॉरिजॉन्टली अलाइंड है, ओपन नेक रखना है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटल सुप्रास्टर्नल नॉच प्लेन हॉरिजॉन्टली अलाइंड होना चाहिए। दूसरा हेड रेस्ट के लिए उसको हाईएस्ट अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 सेंटीमीटर रखना है। एक्सटेंशन करना है एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट का, मतलब कि C1 C2 का एक्सटेंशन होगा और फ्लेक्शन होगा C6 C7 का लोअर सर्वाइकल का, ठीक है। इसको बोलते हैं स्नीफिंग पोजीशन कि जो नॉर्मल एयरवे वाले पेशेंट में यूज़ होती है ईटी ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए। अभी है रैंप पोजीशन कि जिसका एयरवे डिफ़िकल्ट हो, कि जो ओबेस पेशेंट हो या फिर जिस पेशेंट का नेक शॉर्ट हो, उसमें यूज़ होता है रैंप पोजीशन। उसको बोलते हैं, मान लो कि किसी का एयरवे कैसा हो, नॉर्मल ना हो कि डिफ़िकल्ट एयरवे हो। रैंप का फुल फॉर्म है रैपिड एयरवे मैनेजमेंट पोजिशनर। क्या है? रैपिड एयरवे मैनेजमेंट पोजिशनर। रैंप पोजीशन डिफ़िकल्ट एयरवे में, फॉर एग्जाम्पल ओबेस पेशेंट और शॉर्ट नेक वाले पेशेंट में यूज़ होता है, ठीक है। तो ईटी ट्यूब को इंटुबेट करने के लिए 2 पोजीशन, एक है स्निफिंग की जो नॉर्मल एयरवे में यूज़ होती है, दूसरी है रैंप पोजीशन जो डिफ़िकल्ट एयरवे वाले पेशेंट में यूज़ होती है। अभी है कि ट्यूब प्लेसमेंट को कन्फर्मेशन करना है। ट्यूब तो हमने डाल दी, पर जो हमारा एयरवे है तो उसमें एक बाजू ट्रेकिया और उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट ही इसोफेगस होता है, तो भूल से वो ट्यूब इसोफेगस में ना चली गई हो, इसके लिए हमको कन्फर्मेशन करना पड़ेगा कि हमने ट्यूब को ट्रेकिया के थ्रू ब्रोंकस और लंग्स में ही डाला है ना। तो इसके लिए कन्फर्मेशन के लिए जो है पहला असेसमेंट करेंगे, फिर कन्फर्मेशन करेंगे। असेसमेंट, फर्स्ट असेसमेंट होता है EtCO2 एडाप्टर, उसको बोलते हैं कैपेनोग्राफी। पहले असेसमेंट होगा, फिर ही कन्फर्मेटरी चेक होगा, ठीक है। क्योंकि कन्फर्मेटरी के लिए एक्सरे में ले जाना पड़ेगा, बार बार आप पेशेंट को एक्सरे में ले जाओगे और देखोगे कि बराबर है या नहीं, फिर नहीं है तो उसको बाद में फिर से वार्ड में लाओगे, फिर से डालोगे, फिर से एक्सरे रूम में। इससे बेटर है कि आप अच्छे से पहले इसका EtCO2 एडाप्टर से कैपेनोग्राफी से देख ले कि ओके है या नहीं, फिर वो ओके है तो एक्सरे रूम में ले जाइए और कन्फर्मेटरी कीजिए इसके लिए, ठीक है। क्लियर? EtCO2 एडाप्टर कैपेनोग्राफी से पहले असेसमेंट हो जाएगा ट्यूब डाल के, और फिर उसको चेस्ट एक्सरे में भेजेंगे कन्फर्मेटिव के लिए। असेसमेंट प्लेसमेंट बाय अस्कल्टेटिंग किसके थ्रू होता है? फिजिकल एग्जामिनेशन में स्टेथोस्कोप। यहाँ पे भी स्टेथोस्कोप का यूज़ होगा और देखा जाएगा कि बायलेटरल ब्रीथ साउंड्स आ रहा है या नहीं, एंड ओवर द स्टमक वाइल द वेंटिलेटिंग। कहाँ पे रखा जाएगा स्टेथोस्कोप को? ओवर द स्टमक वाइल वेंटिलेटिंग, और बायलेटरल ब्रीथ साउंड सुना जाएगा स्टेथोस्कोप की मदद से। डॉक्यूमेंट पोजीशन ऑफ द ट्यूब। पोजीशन ऑफ द ट्यूब को डॉक्यूमेंट करना है। कैसे करेंगे कि हाँ भाई बराबर है, नहीं, कौन सी ट्यूब डाली है, बराबर कैराइना 7 to 2 सेंटीमीटर अबोव है या नहीं। एज ऑफ द लीप जो है एडल्ट मेल है तो 23 सेंटीमीटर आना चाहिए, एडल्ट फीमेल है तो 21 सेंटीमीटर आना चाहिए, ये हो रहा है या नहीं। और बायलेटरल ब्रीथ साउंड्स, ये किस में आएगा? सिंगल ल्यूमेन ट्यूब में। DLT में नहीं आएगा, कफ्ड में आएगा, अनकफ्ड में आएगा, DLT में नहीं आएगा,
ठीक है, क्लियर। तो ये हम उसमें डॉक्यूमेंट करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ द नेजल इंट्यूबेशन, एंडोट्रेकियल ट्यूब को हम नेजल के थ्रू भी डाल सकते हैं और ओरल के थ्रू भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि मान लो कि आपने एंडोट्रेकियल ट्यूब को नोज के थ्रू डाला, तो उसका एडवांटेजेस क्या है, क्या फ़ायदे हैं इसके। एक तो है ईजियर टू सिक्योर, क्योंकि उसका जो आप देखो पैसेज छोटा है, मुंह का पैसेज कितना बड़ा है, आप सील कर करके कितना करोगे उसको, है ना। और नेज़ल में वो एकदम स्टीफ हो जाएगा, चिपक जाएगा, बाहर निकल जाने के चांसेस कम, ठीक है। और मुंह में नहीं डाला है आपने तो इजीली वो खाना खा पाएगा, बोल पाएगा, ठीक है। बोल तो नहीं पाएगा क्योंकि ट्यूब डालिए, बोल नहीं पाएगा, खाना जो है वो जो है बोल सकते हैं कि खा पाएगा। और उसको जो बोलते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हेजिटेशन नहीं होगा। तो देखो क्या है कि ईजियर टू सिक्योर रहता है हमारा। लोअर इंसिडेंट ऑफ एक्सीडेंटल एक्सट्यूबेशन, पेशेंट निकाल देने के चांसेस, खींच के निकाल देने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। जो निकालते हैं ना एंडोट्रेकियल ट्यूब, उसको एक्सट्यूबेशन बोलते हैं। एंडोट्रेकियल डालने के प्रोसीजर को इंट्यूबेशन बोलते हैं। पेशेंट उसको बाइट भी नहीं कर पाएगा, ना वो ऑक्लूड होगी, ठीक है। तो कितने एडवांटेजेस हैं, ईजियर टू सिक्योर होती है, लोअर इंसिडेंस ऑफ एक्सीडेंटल एक्सट्यूबेशन होता है, पेशेंट इसको ना बाइट कर पाता है, ना ये ट्यूब ऑक्लूड हो पाती। अभी है डिसएडवांटेजेस ऑफ द नेजल इंट्यूबेशन। चलो फ़ायदे तो देख लिए, अभी देखते हैं हम इसके जो है वो क्या, तो डिसबेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस तो वो क्या है। क्योंकि हम बोले तो कि ओरल से ट्यूब जो है वो सीधे के सीधी अंदर जाएगी। ये इमेज देखिए पहली वाली, ओरल से ट्यूब सीधे के सीधी अंदर जाएगी, जबकि नेज़ल में क्या आएगा, पहले हम डालेंगे फिर थोड़ा क्या आएगा उसमें, बोले तो एक ब्लॉकेज टाइप, उसको थोड़ा मोड़ के डालना पड़ेगा। क्या आप करना पड़ेगा, उसको थोड़ा मोड़ के डालना पड़ेगा जब हम नेज़ल एटीटी डालते हैं। तो क्या होता है कि हमको एक तो ओरल ट्यूब से छोटी लेनी पड़ती है, तो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज रहता है। यूज़ ऑफ स्मॉलर एंडोट्रेकियल ट्यूब इंक्रीज रेजिस्टेंस। डिफ़िकल्टी विथ सक्शनिंग, क्योंकि हमको सक्शनिंग करने के टाइम हर बार पहले ट्यूब को डाला, सक्शन ट्यूब को डाला, फिर उसको बाद में मोड़ा, फिर डाला, ठीक है। तो हर टाइम जो है वो इजीली नहीं जाएगी सक्शन ट्यूब, तो उसके लिए हमको एडवांस ट्यूब फाइब्रोसेप्टिक या फाइब्रो ऑप्टिक स्कोप का जो है वो सक्शन करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। नेज़ल ब्लीडिंग होने के चांसेस इंक्रीज रहते हैं, क्यों, क्योंकि हमने एटी ट्यूब डाली और वो डायरेक्ट डैमेज कर सकती है केसल ब्लैच प्लेक्सिस को। वो हाईली वास्कुलर, हाईली सेंसिटिव होते हैं और ब्लीडिंग होता है, ठीक है। तो नेज़ल ब्लीडिंग इंक्रीज चांसेस टू डायरेक्ट डैमेज केसल ब्लैच प्लेक्सिस। और दूसरा कि हायर इंसिडेंस भी होता है कि बैक्टीरियमिया हो जाना, मतलब कि ब्लड में बैक्टीरिया देखने को मिलना, साइनोसाइटिस इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनस हो जाना, क्योंकि साइनस सब जो साइनस है वो कहाँ पे है, पैरानेजल साइनस है ना, फ्रंटल है, ठीक है, फिर मास्टोइड है, एथमोइड है, स्पाइनोइड है, ये सारे के सारे चारों चार साइनस कहाँ बसे हुए, पैरानेजल के आसपास। तो साइनोसाइटिस भी हो सकता है और ओटाइटिस भी हो सकता है जो ईयर की प्रॉब्लम है, ठीक है, क्लियर। हायर इंसिडेंस ऑफ बैक्टीरियमिया, साइनोसाइटिस एंड ओटाइटिस। यहाँ पे इस इमेज में दूसरी इमेज जो है वो देखो, उसमें दिखाया है कि नोज़ की टिप पे क्या देखने को मिलता है आपको, केसल बैच प्लेक्सिस। तो अगर ईटी टिप डालते टाइम आपने इसको डैमेज किया तो ब्लीडिंग हो सकता है। और दूसरा नोज़ के पीछे जो है वो वुडरप्स प्लेक्सिस भी होता है, ठीक है, जो सारा पूरा आर्टरियों से घिरा हुआ है, वास्कुलर सप्लाई से घिरा हुआ है, इसलिए जो है हमको ब्लीडिंग हो सकता है, क्लियर है। चलो, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ नेजल इंट्यूबेशन, कौन से पेशेंट में बिल्कुल भी नेजल इंट्यूबेशन को हम डाल ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, जिसको कोएगुलोपैथी, कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, हम इसको नहीं कर सकते हैं। नेजल पॉलिप्स हो, नोज में कोई भी प्रकार की कोई ट्यूमर्स प्रेजेंट हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, एब्सेस हो, पहले से पॉस फॉर्मेशन या ऐसा कुछ हुआ हो, कोई फॉरेन बॉडी हो, तो हम नहीं कर सकते। डीएनएस हो, बराबर, डेविएटर नेजल सेप्टम हो, नहीं कर सकते। बेसिलस स्कल फ्रैक्चर हो, हम नेजल इंट्यूबेशन उसमें नहीं कर सकते हैं। अभी टू कंप्लीट द प्रोसीजर फॉर ओरल ईटी, क्या बोला है,
ओरलिटी की, नेज़ल की बात नहीं की है, यहाँ पे फोकस करना कि आपको ओरल एंडोट्रेकियल ट्यूब को डालने की इंट्यूबेशन की प्रोसीजर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, सिर्फ 30 to 45 सेकेंड्स लगती है। और इसमें कोई भी एक्सपर्ट पर्सन हमको नहीं चाहिए, कोई भी डाल सकता है बराबर। पर नेज़ल कैसा पैसेज है, पहले डाली फिर उसको मोड़ो फिर उसको अंदर डालो, ठीक है। तो इसमें एक तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और दूसरा कि एक्सपर्ट पर्सन चाहिए होगा। तो ओरल ईटी ट्यूब डालना इजी है कि नहीं, हाँ बराबर, सिर्फ और सिर्फ 30 to 45 सेकेंड ही टाइम लगेगा, याद रखना। एंडोट्रेकियल ट्यूब को कहाँ होल्ड करते हैं, राइट साइड ऑफ द हैंड में, और लैरिंजोस्कोप को लेफ्ट हैंड में। मैंने आपको ये पहले भी समझा दिया कि L फॉर द लैरिंजोस्कोप और L फॉर द लेफ्ट हैंड, और बाकी रहा हमारा एंडोट्रेकियल ट्यूब, उसको हम पकड़ेंगे राइट हैंड के अंदर। ओरल इंट्यूबेशन ट्यूब जो होती है इज 1 mm स्मॉलर देन द नेजल इंट्यूबेशन। ओरल एंडोट्रेकियल ट्यूब जो होती है वो 1 mm क्या होती है, स्मॉलर होती है नेजल इंट्यूबेशन की ट्यूब से। और इफ़ ओरल क्या बोला है कि नेजल इंट्यूबेशन की ट्यूब क्या होती है, ओरल ईटीटी से 1 mm कम होती है। मतलब देखो फॉर एग्जांपल कि अगर ओरल ईटीटी 8 mm की है तो नेजल कितने की होगी, 7 mm। ये तो हमने वो फॉर्मूलाज देखे तब भी देखे थे। क्वेश्चन है ये, शांति से देखना कि द नर्स असेसेस अ क्लाइंट विथ एंडोट्रेकियल ट्यूब। ये पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब डाला हुआ है, नर्स उसको असेस कर रही है, एंड नोट्स दैट द क्लाइंट हैज़ अनइक्वल ब्रीथ साउंड्स। और क्लाइंट में इक्वल नहीं अनइक्वल ब्रीथ साउंड्स आ रहा है, अस्कल्टेशन किया होगा ना तभी ये साउंड सुनाई दे रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस असेसमेंट फाइंडिंग द नर्स वुड फर्स्ट। तो ये जो फाइंडिंग आपको मिला उसके बेसिस पे आप सबसे पहले क्या करोगे, कॉन्टैक्ट द फिजिशियन, सीधा फिजिशियन को बुलाने भागोगे, सक्शन करोगे, अप्लाई ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन टू द क्लाइंट, या चेक द डेप्थ मार्किंग ऑफ द क्लाइंट्स लिप्स। क्या करोगे, सीधा भाग के फिजिशियन को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, सक्शन नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो अनइक्वल ब्रीथ साउंड्स आ रहा है, कहाँ पे सक्शन करोगे, ठीक है। ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर बायलेटरल आ रहा होता तो देते तो उसका जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका डेप्थ मार्किंग चेक करेंगे क्लाइंट के लिप्स पे कि अगर एडल्ट मेल है तो उसमें 23 सेंटीमीटर, एडल्ट फीमेल है तो उसमें 21 सेंटीमीटर है या नहीं। अगर नहीं है तो आगे हम फिर और कुछ सोचेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक द डेप्थ मार्किंग्स ऑफ द क्लाइंट्स लिप्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देखो क्या दिखा है कि सेंटर मार्क ऑफ द ट्यूब बैंड लोअर इंसिजर्स पे, वोकल कोड्स तक गई, इंट्यूबेशन डेप्थ मार्क दिख रहा है बराबर। ऐसे हम ट्यूब को पूरा देखते हैं और लिप्स की एज के उसको जो है वो फिक्स करते हैं। द मार्किंग ऑन द ईटी ट्यूब इंडिकेट द इंटरनल डायामीटर। ईटी ट्यूब के ऊपर जो इंटरनल डायामीटर होता है वो किसके अंदर होता है, इंटरनल डायामीटर मतलब आईडी पढ़ा है हमने, हाँ किसके अंदर होगा, इंचेस के अंदर, मिलीमीटर mm के अंदर, सेंटीमीटर में तो हम क्या मापते हैं, लेंथ, तो सी तो आने वाला नहीं है, यार्ड्स के अंदर होगा। क्या आएगा, इंटरनल डायामीटर एंडोट्रेकियल ट्यूब का हमेशा mm मिलीमीटर के अंदर होता है, लेंथ को देखना है तो वो उसकी साइज सेंटीमीटर के अंदर होती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो इस इमेज में दिखाया है कि इनर डायामीटर mm में होता है आईडी, और आउटर डायामीटर जो है वो भी mm में होता है। इनर डायामीटर पूछे या आउटर डायामीटर पूछे, दोनों के दोनों डायामीटर किस में हो गए, मोटाई बोलते हैं ना ट्यूब की, उसको डायामीटर बोलते हैं। तो एक इनर डायामीटर और एक आउटर डायामीटर दोनों को दोनों mm मिलीमीटर में होते हैं, जबकि ट्यूब की लेंथ किस में होती है, सेंटीमीटर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट विथ एंडोट्रेकियल ट्यूब। आप एक ऐसे पेशेंट की केयर कर रहे हो कि जिसको एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली हुई है। द प्रेशर इन द कर्व इज फाउंड टू बी 18 सेंटीमीटर H2O, और वो ट्यूब जो है वो कर्व्ड ईटी ट्यूब है। इसके लिए उसमें जो प्रेशर पाया गया किससे मापा होगा, मैनोमीटर से, ठीक है। कितना प्रेशर है, 18 सेंटीमीटर H2O है। द नर्स नोज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट कंसर्न। अगर 18 सेंटीमीटर H2O ही प्रेशर आ रहा है तो इसमें नर्स सबसे ज़्यादा कंसर्न किसके ऊपर करेंगी,
रिस्क फॉर ब्लीडिंग होने के चांसेस है, रिस्क फॉर एस्पिरेशन होने के चांसेस है, रिस्क फॉर टिश्यू डैमेज होने के चांसेस है, या रिस्क फॉर हाइपोक्सिया होने के चांसेस है। 18 सेंटीमीटर H2 हम बोल सकते हैं कि ये थोड़ा कम प्रेशर है। तो कम प्रेशर होने की वजह से ट्यूब जो है वो अपना जो काम था कफ का कि रिस्क फॉर लीकेज को प्रिवेंट करना, ठीक है, और दूसरा था एयरवे को सील करना, तो वो अच्छी तरीके से कर नहीं पा रही है। तो वो क्या होगा कि जो भी लीकेज है उसको वो एस्पिरेट ईजिली कर सकती है क्योंकि उसके बीच में जगह है, वो ईजिली फिक्स नहीं हुई है। तो ग्रेटेस्ट कंसर्न किस में आएगा? रिस्क फॉर एस्पिरेशन में। बाकी के जो ऑप्शन है कि रिस्क फॉर ब्लीडिंग होना, रिस्क फॉर टिश्यू डैमेज होना, ये ऑप्शन क्या दिखाते हैं? वो तो अगर ट्यूब का प्रेशर ज़्यादा होगा ना, कफ बड़ा होगा, तो हो सकता है कि टिश्यू डैमेज हो सकता है या ब्लीडिंग भी हो सकता है। पर छोटे जो या कम है सेंटीमीटर H2O का प्रेशर, उससे तो एस्पिरेशन का चांसेस रहता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। देखो नॉर्मल कितना प्रेशर होना चाहिए? 20 to 25 सेंटीमीटर H2O प्रेशर होना चाहिए। अगर 30 सेंटीमीटर H2O भी जाता है तो ओके है। अगर कभी ऐसा हुआ कि हम प्रेशर डाल रहे हैं, कफ को इन्फ्लेट कर रहे हैं, पर हुआ ऐसा कि वो कफ 18 या 19 सेंटीमीटर आते आते फिक्स हो गई, ट्यूब फिक्स हो गई, तो क्या हम उसको नॉर्मल लाने के लिए 20 to 25 तक ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। अगर वो ट्यूब 19 सेंटीमीटर पे फिक्स हो गई है, एयरवे को सील कर दिया है, तो हमको कभी भी ये प्रेशर नहीं बढ़ाना, अदरवाइज टिश्यू डैमेज होगा, ठीक है। यू रिमेंबर फॉर द नॉर्मल प्रेशर 20 to 25 सेंटीमीटर H2O, 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O तक रखो तो भी ओके है। अगर मानो कि 30 सेंटीमीटर H2O से आपने ये प्रेशर को ज़्यादा किया तो क्या होगा? ट्रेकियल टिश्यू में डैमेज या फिर ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। और अगर आपने 25 सेंटीमीटर H2O से उसको डिक्रीज रखा तो ये ट्यूब अपना जो काम है वो सिक्योर द एयरवे नहीं कर पाएगी, सील द एयरवे नहीं कर पाएंगी, रिस्क फॉर प्रिवेंट एस्पिरेशन नहीं कर पाएगी, चांसेस ऑफ एस्पिरेशन इसमें बढ़ जाएंगे 25 सेंटीमीटर H2O से कम प्रेशर होगा तो। और क्यों? तो बिकॉज नॉट वेल दी सील दी एयरवे, क्योंकि वो एयरवे को अच्छे से सील नहीं कर पा रही है, इसके लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नॉर्मल प्रेशर इसमें कितना होगा? 20 to 25 सेंटीमीटर H2O। ये प्रेशर कौन से प्रेशर की बात हो रही है? जो हम, ठीक है, उसमें जो डालते हैं बलून को इन्फ्लेट करने के लिए, वो प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशेंट शेड्यूल्ड फॉर लेप्रोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब प्लेसमेंट अंडरगोज इंडक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेशिया, ठीक है। पेशेंट का एक शेड्यूल क्या है? लेप्रोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी हो रही है, उसमें ट्यूब प्लेसमेंट करना है, जनरल एनेस्थेसिया देखिए ये प्रोसीजर उनको करनी है, और साथ साथ एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करना है। अब हमारा क्वेश्चन चालू होता है कि साथ साथ एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करना है, तो मोस्ट लाइकली फर्स्ट साइन ऑफ राइट मेन स्टेम इंट्यूबेशन इज, क्या बोला है? द मोस्ट लाइकली फर्स्ट साइन ऑफ अ राइट मेन स्टेम इंट्यूबेशन, मतलब ये बात हो रही है हमारे डबल ल्यूमेन ट्यूब सिंगल लंग वेंटिलेशन, राइट मेन ब्रोंकाई को ही, राइट मेन लंग को ही वेंटिलेट किया है, तो उसमें कौन सी साइन देखने को मिलती है? आर्टेरियल डिसैचुरेशन, हाइपरकैपनिया, इंक्रीज पीक इंस्पायरेटरी या हाइपोटेंशन। तो क्या देखने को मिलेगी? सिर्फ राइट मेन स्टेम को ही वो इंट्यूबेट कर रहे हैं, तो उसमें देखने को मिलता है पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर। कैसा प्रेशर? पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर। क्यों? आपको इसके थ्रू समझा है। देखो कि मान लो कि आपने मैकेनिकल वेंटिलेशन के थ्रू 500 मिलीलीटर एयर को जो है एंडोट्रेकियल ट्यूब से राइट लंग में जाने दिया, तो 500 के 500 मिलीलीटर एयर सिर्फ और सिर्फ राइट लंग में ही जाएगी और राइट लंग को ही वेंटिलेट करेगी, लेफ्ट लंग में 0 मिलीलीटर ही पहुंचेगा, कुछ नहीं पहुंचेगा। इसके लिए राइट लंग में हाई प्रेशर हुआ जबकि लेफ्ट लंग को कुछ भी नहीं मिला, और यहाँ पे हाई प्रेशर वेंटिलेट अलार्म बजेगा और इसको बोलते हैं हाई पीक प्रेशर। समझ आया? ठीक है। 500 के 500 मिलीलीटर एयर सिर्फ राइट में गई क्योंकि हमने डबल ल्यूमेन ट्यूब डाली थी, ट्रेकियल ओपनिंग को हमने क्लैम्प कर दिया था ट्रेकिया में ही, ब्रोंकियल ओपनिंग को हमने जाने दिया था राइट साइड में। अब हमने जो एयर दिया तो वो एंडोट्रेकियल ट्यूब के वाया सीधा सीधा राइट में ही गया,
500 के 500 मिलीलीटर एयर सिर्फ राइट को मिली, इसलिए वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ। हाई प्रेशर क्रिएट हुआ तो वेंटिलेट अलार्म हाई प्रेशर वाला बजा, और हुआ क्या, हाई पीक प्रेशर। कौन से लंग में, राइट लंग में, ठीक है, ओके। ये नॉर्मल है। देखो जो हम सिंगल ल्यूमेन ट्यूब में यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है कि 500 मिलीलीटर हम एयर डाल रहे हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन के थ्रू एंडोट्रेकियल में, पर ट्यूब को हमने कहाँ पे फिक्स किया है, ट्यूब की जो एज है, जो टिप है ट्यूब का, उसको हमने 1 to 2 सेंटीमीटर अबोव दी कैराइना हमने फिक्स किया है। ये नॉर्मल ईटीटी है, इसको हम सिंगल ल्यूमेन ईटीटी बोलते हैं कि जो बायलेटरल लंग को इक्वली वेंटिलेट करती है। तो राइट लंग में हाफ एयर जाएगी और लेफ्ट लंग में भी हाफ एयर जाएगी, ठीक है। इसका मतलब कि इक्वल एयर डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पे इक्वल एयर प्रेशर बनेगा दोनों के दोनों लंग के अंदर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट एक्शन डू यू टेक इफ़ यू अस्कल्टेट स्टमक। अस्कल्टेट कहाँ करना था, स्टमक पे। किससे करना था, स्टेथोस्कोप से। तो गर्गलिंग आफ्टर इंट्यूबेशन, और आपको क्या फील हो रहा है, गर्गलिंग साउंड आ रहा है, तो आप क्या करोगे, इन्फ्लाट द बलून कफ को आप इन्फ्लाट करोगे। सिक्योर द ईटी ट्यूब टू द पेशेंट्स हेड एंड फेस, जो ये ईटी ट्यूब है उसको पेशेंट के हेड और फेस के ऊपर आप जो है वो सिक्योर करोगे, फिक्स करोगे। इमीडिएटली रिमूव द ईटी ट्यूब एंड री अटेम्प्ट टी इंट्यूबेशन, हम ट्यूब को निकाल देंगे और फेस से इसको डालेंगे। प्रोवाइड वेंटिलेटर सपोर्ट विथ सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, या फिर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन वेंटिलेटर से देंगे। देखो ट्यूब जो है वो हमने डाल के स्टमक के ऊपर अस्कल्टेशन किया ना स्टेथोस्कोप से, बायलेटरली लंग साउंड सुनने के लिए, ब्रीथ साउंड सुनने के लिए, तो वहाँ पे गर्गलिंग साउंड आ रहा है। गर्गलिंग साउंड जो है उसका मतलब ये सजेस्ट करता है कि हमारी ट्यूब ट्रेकिया की जगह इसोफेगस में घुस गई और इसोफेगस में घुस के वो स्टमक में चली गई है। तो हमको थोड़ी स्टमक को ऑक्सीजनेट करना है, वरना पूरा स्टमक फूल जाएगा, बलून बन जाएगा स्टमक, ठीक है। ऐसा हमको नहीं करना है, मतलब ट्यूब को हमको जहाँ डालना है वहाँ गई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ट्यूब को वापस निकालेंगे और फेस से डालेंगे, ठीक है। इमीडिएटली रिमूव द एंडोट्रेकियल ट्यूब एंड री अटेम्प्ट द इंट्यूबेशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखाया है कि एक बाजू ट्रेकिया, दूसरी तरफ इंस्टेंट इसोफेगस होता है, तो चांस तो रहता है कि ईटी ट्यूब स्लीप होके कहाँ चली जाए, इसोफेगस में, और वो गैस्ट्रिक इंट्यूबेशन हो जाए, जो हमको करना ही नहीं है। तो ऐसे टाइम हम क्या करेंगे, उसको निकाल के री अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मे बी यूज टू असिस्ट विथ नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन। अगर हमको पेशेंट को नेजल इंट्यूबेशन करना है, ठीक है, तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे। इंस्ट्रूमेंट का यूज़ क्यों करना है, क्योंकि नेज़ल इंट्यूबेशन का जो पाथवे है वो सीधा नहीं है ओरल ट्यूब के जैसे, वो थोड़ा सीधा है फिर मुड़ता है, ठीक है। तो हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, मेजिल फोर्सेप्स का, मैकडोनाल्ड फोर्सेप्स का, फ्लेक्सिबल स्टाइलेस का, या सर्जिकल क्लिप्स का। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं मेजिल फोर्सेप्स का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आप एक बार ऐसा हो तो इसका इमेज जरूर देखना, ठीक है, मेजिल फोर्सेप्स कैसा दिखता है। द नर्स इज कैरिंग फॉर अ क्लाइंट इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब। नर्स जो है वो पेशेंट को फटाफट देखती है, कब, तो जब एक्सट्यूबेशन किया जाता है, जब एंडोट्रेकियल ट्यूब को निकाल दिया जाता है। द नर्स शुड रिपोर्ट विच साइन इमीडिएटली इफ एक्सपीरियंस्ड बाय द क्लाइंट। अभी ये एक्सट्यूबेशन करने के बाद ऐसी तो कौन से साइन है कि जो नर्स पेशेंट में ढूंढेगी और फटाफट से जो है वो रिपोर्ट करेगी। स्ट्राइडर, ओकेजनल पिंक टिंज्ड स्पूटम आना, रेस्पिरेटरी रेट ऑफ द 24 ब्रीथ पर मिनट होना, कि फ्यू बेसिलर लंग क्रैकल्स दिखना। तो क्या होगा, पेशेंट में स्ट्राइडर देखने को मिलना, मतलब कि उसमें कोई ना कोई नैरोइंग आ जाना, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन दिखना। तो ये जो है बराबर वो न सीधा रिपोर्ट करेगी। ओकेजनल पिंक टिंज स्पूटम आना, ये तो नॉर्मल है बराबर। एक्सट्यूबेशन करने के बाद 24 ब्रीथ बढ़ जाना, ये भी नॉर्मल है। फ्यू बेसिलर लंग क्रैकल्स, वो भी थोड़ा साउंड आएगा क्रैकल्स लाइक, वो भी एक्सट्यूबेशन के बाद नॉर्मल है, पर स्ट्राइडर नहीं है, ठीक है। देखो तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर ईटी ट्यूब रिमूवल या एक्सट्यूबेशन क्या होता है, सॉर थ्रोट हो जाता है, कफ विथ लिटल ब्लड आ जाता है,
स्पीच प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मल ब्रीथ कितना होता है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। तो स्ट्राइडर नहीं होना चाहिए, क्योंकि निकालने के बाद अगर वहाँ पे ब्लीडिंग या ऐसा कुछ हुआ तो हीलिंग की वजह से वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन नैरोइंग हुआ है और इसकी वजह से स्ट्राइडर साउंड आ रहा है, ठीक है। इसीलिए वो इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। Any ET tube that is pushed in too far will most likely enter the dash and prevent oxygen from entering the patient's right lung. क्या बोला है? एन ET ट्यूब है उसको इतना फारली जो है आपने एंटर किया है कौन से लंग में कि जो प्रिवेंट ऑक्सीजन कर रहा है, कहाँ पे? राइट लंग में ऑक्सीजन को नहीं पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। तो राइट लंग में जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचाया जाता है तो ट्यूब कहाँ फार चली गई होगी? लेफ्ट ब्रोंकस में, मीडियन कैराइना में, राइट ब्रोंकस में या टर्शरी ब्रोंकल में। ऑब्वियसली राइट लंग में नहीं जा रहा है तो ट्यूब कहाँ चली गई है? लेफ्ट ब्रोंकस में, है ना। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर इसके जगह आपको यूँ क्वेश्चन पूछते, कैन ET ट्यूब दैट इज पुश्ड इन टू फार विल मोस्ट लाइकली एंटर द डेस एंड प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम एंटरिंग द पेशेंट्स लेफ्ट लंग, तो कहाँ चली गई होगी वो? राइट ब्रोंकस में। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ होल ऑन द एंड ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंडोट्रेकियल ट्यूब के एंड पे एक दूसरा होल होता है, वो किसके लिए होता है? प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव पाथ फॉर फ्लो ऑफ द गैसेस के लिए, सक्शनिंग करने के लिए, हेल्प इन डिटेक्शन इन चेस्ट एक्सरे के लिए, यूज फॉर द हाइपर वेंटिलेशन के लिए। तो उसको बोलते हैं जो एंड ऑफ द जो ET ट्यूब पे जो होता है ना बलून या होल है ना, होल, उसको बोलते हैं मर्फीज आई। क्या बोलते हैं? मर्फीज आई। कि एंडोट्रेकियल ट्यूब का जो टिप है बराबर, वहाँ से तो ऑक्सीजन जाएगा, पर अगर कहाँ उस जो जगह है वहाँ पे कोई भी रीज़न वाइज वहाँ पे जो है कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आया बराबर, या कोई स्पूटम या ऐसी कोई भी चीज़ कि जिसकी वजह से वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया और वहाँ से ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो ये जो मर्फीज आई है, दूसरा होल, दूसरा ओपनिंग, उसके थ्रू भी ऑक्सीजन या गैसेस दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए होता है ये। तो मतलब क्या आएगा? प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव पाथ फॉर द फ्लो ऑफ द गैसेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। उसको लेटरल ओपनिंग भी बोलते हैं क्योंकि वो एंड में नहीं, एंड में ज़रूर होता है पर एंड साइड में, लेटरल साइड पे होता है, साइड में होता है, ठीक है। उसको मर्फीज आई बोलते हैं। और टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पाथवे फॉर एयर व्हेन मेन होल इज ब्लॉक, जब मेन होल ब्लॉक हो जाए तब ये एक अल्टरनेटिव पाथवे है कि उसके थ्रू भी हम गैसेस या ऑक्सीजन को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो दिखाया हुआ है आपको मर्फीज आई, ओके। पहले क्या है? बेवल कफ है, देखो मर्फी आई, ओके। एंड साइड पे लेटरल ओपनिंग्स पे है, ओके। ऊपर की छोटी वाली इमेज में आपको आइडेंटिफाई हो रही होगी। ये पायलट बलून है, पायलट लाइन है, वन वे वाल्व है कि जिसको हम मैनोमीटर में कनेक्ट करके कितना कफ प्रेशर है वो भी ढूंढ सकते हैं और इसी की मदद से हम बलून को इन्फ्लाट भी कर सकते हैं। एक पायलट बलून से दोनों काम हो गए। ये कनेक्टर है 15 mm का, लेंथ मार्किंग्स जो ऑब्वियसली सेंटीमीटर में होगी, और एंडोट्रेकियल ट्यूब के ऊपर होता है रेडियो ओपेक लाइन। कौन सी लाइन होती है? रेडियो ओपेक लाइन। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब में भी होती है कि जिसकी की मदद से एक्सरे में ये ट्यूब जो है उसका प्लेसमेंट कंफर्मेशन हो सकता है। किसकी मदद से? रेडियो ओपेक लाइन की मदद से। वो लाइन जो मोस्टली बोलते हैं ब्लू कलर की होती है, कई बार गोस्पेस में भी ये लाइन हमको पाई जाती है, ठीक है। इसकी वजह से अगर ऑपरेशन के टाइम, सर्जरी के टाइम गोस्पेस अगर ऑर्गन के अंदर रह गए, इंटरनल ऑर्गन में, ठीक है, तो हम एक्सरे के थ्रू उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पूरा पेट खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम उसको एक्सरे करके ही देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट हैज़ जस्ट बीन इंट्यूबेटेड फॉर प्लेसमेंट ऑन अ मैकेनिकल वेंटिलेशन। क्लाइंट को अभी अभी इंट्यूबेट किया है क्योंकि उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रखना है। व्हाट इज़ द फर्स्ट असेसमेंट ऑफ द ट्यूब प्लेसमेंट। ट्यूब को प्लेसमेंट को चेक करने के लिए पहला असेसमेंट पूछा है, कन्फर्मेटरी नहीं पूछा है। पहला असेसमेंट कौन सा होगा? चेस्ट एक्सरे के थ्रू, एस्कल्टेशन ऑफ ब्रीथ साउंड्स करके, पल्स ऑक्सीमेट्री के थ्रू, या एंड टाइडल CO2 मॉनिटरिंग, मतलब कि ET CO2,
एंड टाइडल CO2 मॉनिटरिंग मतलब कि ETCO2 या उसी को क्या बोलते हैं, कैप्नोग्राफी। तो फर्स्ट असेसमेंट ऑब्वियसली हम किसके थ्रू करते हैं, ETCO2 के थ्रू, कैप्नोग्राफी के थ्रू। हम कन्फर्मेटरी को देखना हो तो एक्सरे में जाएगी कि जो रेडियो ओपेक लाइन की मदद से हमको दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स यूजेस द मिनिमम ऑक्लूडिंग वॉल्यूम टेक्निक, मतलब कितना करना था कर्व को इन्फ्लाट, 20 to 25 सेंटीमीटर H2O नॉर्मली 30 तक ले जा सकते हो। मिनिमली ऑक्लूडिंग वॉल्यूम का यूज़ किया, मैंने आपको समझाया था, कॉन्सेप्ट पता है ना, वही यूज़ करना है यहाँ पे। टू इन्फ्लाट द कफ ऑन एन ET ट्यूब टू मिनिमाइज द इंसिडेंस ऑफ व्हाट, वो कितने तक कफ को इन्फ्लाट करेगी और कौन सा जो है उसको इंसिडेंस उससे रोकना है, इन्फेक्शन नहीं होगा, हाइपोक्सीमिया, ट्रेकियल डैमेज ना हो या एक्सीडेंटल एक्सटुबेशन ना हो जाए। तो हमको क्या रोकना है कि ट्रेकियल डैमेज ना हो जाए, इसके लिए हम मिनिमल टू मिनिमल इन्फ्लाट करेंगे, बराबर। पर मिनिमल तो इन्फ्लाट करेंगे एज इट इज़, इतना तो इन्फ्लाट करेंगे कि वो फिर क्या ना हो जाए, वहाँ पे एस्पिरेट ना हो जाए, क्या ना हो जाए, एस्पिरेट ना हो जाए। तो मिनिमल इन्फ्लाट करेंगे कि जिससे ट्रेकियल डैमेज भी ना हो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके तो यहाँ पे हम हमारा एंडोट्रेकियल ट्यूब को जो है वो स्टॉप करेंगे, क्विट करेंगे सेशन को। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। इंटरेस्टिंग मतलब कि नॉलेज बढ़ाने में, ये कोई मूवी नहीं है कि मज़ा आए देखने में, है ना। और जिसको समझ आ रहा है, मैं बोल सकती हूँ कि वो बहुत ही एन्जॉयफुली इसको देख रहे हैं और सुन रहे होगे, ठीक है। आप 2-3 बार सुनिए, आपको समझ आ जाएगा और याद भी रहेगा। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपको कोई और टॉपिक सुनना है, समझना है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालना। लेक्चर्स कंप्लीट देख के भी कमेंट में डालना कि आपको कैसा लगा, ठीक है, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। ओके थैंक यू।